हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सेशन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक बेसिक छोटा सा मीनिंग देखेंगे। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट के मीनिंग के साथ साथ हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग कवर करेंगे कि भाई मार्केट क्या होता है। उसके साथ हम लोग देखेंगे कुछ अलग अलग एक्सचेंज रेट के सिस्टम प्रिवेल करते थे, जैसे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। उससे पहले भी दो रेट प्रिवेल किया करते थे, सिस्टम प्रिवेल करते थे, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रिटेन वुड सिस्टम। उसके साथ साथ हम लोग फॉरेन करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किस तरीके से डॉलर की डिमांड क्रिएट हो सकती है, अगर उसकी डिमांड क्रिएट होती है तो उसके डिमांड पे क्या, करेंसी पे क्या इंपैक्ट आता है, ये सारी चीजें। सबसे पहले जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, याद रखना फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है द रेट एट विच one currency can be exchanged in terms of another currency. रिपीट कर रहा हूं, the rate at which one currency can be exchanged in terms of another currency. आप लोग दो करेंसी को क्या करने वाले हो, कंपेयर करने वाले। हम पूरे चैप्टर में एक कॉमन करेंसी ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल डॉलर। मतलब हम पूरे चैप्टर में इंडियन रुपी को किसके साथ कंपेयर करेंगे, डॉलर के साथ कंपेयर करेंगे। सी फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज, तो याद रखना बेटा पूरे चैप्टर में कॉमन करेंसी कौन सी होगी, डॉलर होगा। सबसे पहले एक बार मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग मीनिंग की बात करते हैं, मैंने आपको बोला हम लोग दो चीज देखने वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। कहीं पे यूएस डॉलर है, तो कहीं पे यूके पाउंड है, तो कहीं पे दिराम है, तो कहीं पे इंडियन रुपी है। अलग अलग करेंसीज है और इन करेंसीज को हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं। अच्छा, आप सबको कैपिटल मार्केट के बारे में पता होगा। कैपिटल मार्केट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग सिक्योरिटीज को परचेज सेल करते हैं। सेम उसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एग्जिस्ट करता है, जहां पर आप लोग फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को या तो आप लोग परचेज करेंगे या तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उसे सेल करेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज ट्रेडेड, जहां पे हम लोग डॉलर, यूरो, पाउंड, दिराम, इन सब चीजों को आसानी से परचेज भी कर सकते हैं और आसानी से इन सब चीजों को हम लोग सेल भी कर सकते हैं। एंड people may buy and sell the foreign exchange as a result of international transaction of goods and services and movement of capital. That means any person can buy or sell the foreign currency. आप लोग बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, लोन का कोई ट्रांजेक्शन है, एज अ टूरिस्ट आप लोग घूमने जाते हो। ये सभी ट्रांजेक्शन्स में अगर आपको करेंसी परचेज या सेल करनी है तो आप लोग आसानी से उसे कर सकते हैं। अच्छा, शायद किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसे कौन से लोग हैं जो फॉरेन करेंसी को बाय या सेल करते हैं, मतलब बायर्स और सेलर्स कौन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग दैट एनीवन can become a buyer or seller of foreign currency. That means an individual or a firm or a broker or an importer or an exporter, anyone. इवन आपके कंट्री की सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक भी करेंसी को परचेज और सेल कर सकती है। सो याद रखना, जब आप लोग बायर और सेलर की बात करते हो, एनीवन कैन बिकम अ बायर और ए सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कौन हो सकता है, एनीवन, इंडिविजुअल, फर्म, ब्रोकर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, इनमें से कोई भी हो सकता है। और जैसे कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट में भी है ना, प्लेस नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि वहां जाके सिक्योरिटीज परचेज करनी है। आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म है। सेम उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए भी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग सिक्योरिटीज को या तो परचेस करने वाले हैं या तो आप लोग सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, सेल करेंगे। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। और जब भी आप लोग किसी करेंसी की बात करते हो, आप लोग करेंसी को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, करेंसी को आप लोग दो तरीके से बता सकते हो। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, मैंने आपको क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, one currency can be exchanged in terms of another currency.
आप दो तरीके से बोल सकते हो इस चीज को। फर्स्ट वन, $1 इक्वल टू 75 रुपीज। मैंने इसमें बेस क्या लिया, डॉलर। $1 इक्वल टू 75 रुपीज। $1 की वैल्यू कितनी है, 75 रुपीज है। सेम उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन, ₹1 इक्वल टू हाउ मच ऑफ डॉलर। भाई 1 रुपए में कितने डॉलर आ सकते हैं? तो जब आप लोग करते हो 1 डिवाइडेड बाय 75, सपोज आपका आंसर आ जाता है 0.013, ठीक है। इसका मतलब है यहां पे आपने बेस क्या लिया, रुपी। तो जब आप दो करेंसी को एक्सप्रेस करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप लोग डॉलर को बेस लेके बोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आप लोग इंडियन रुपी को भी बेस लेके उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो। स्टूडेंट्स याद रखना, हम लोग पूरे चैप्टर में बेस क्या कंसीडर करने वाले हैं, डॉलर। डॉलर के सामने हम किस चीज को कंपेयर करेंगे, इंडियन रुपी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो याद रखना, दोनों में से कोई भी तरीके से आप लोग इस चीज को नॉर्मली एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सचेंज रेट सिस्टम, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, भले ही हम लोग यहाँ पे दो रेट डिस्कस करने वाले हैं, दो सिस्टम, दो एक्सचेंज रेट सिस्टम देखने वाले हैं, बट इन सिस्टम से पहले भी एक सिस्टम प्रिवेल किया करता था, पहले वो डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। क्या टॉपिक है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। जब हम लोग बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, बच्चों याद रखना, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं तो दो करेंसी को कंपेयर करने के लिए आपका बेस क्या होना चाहिए, गोल्ड। सी फॉर एग्जांपल, मैं यूएस डॉलर और यूके पाउंड को कंपेयर करना चाहता हूं। किसको, यूएस डॉलर एंड यूके पाउंड। अगर इन दोनों चीज को कंपेयर करना है तो इन दोनों चीजों के लिए बेस क्या लूंगा मैं, गोल्ड। भाई $1 में कितना गोल्ड आता है, एक पाउंड में कितना गोल्ड आता है, और फिर उसके हिसाब से पाउंड और डॉलर को कंपेयर किया जाएगा। बट इस सिस्टम में डिसएडवांटेजेस थे, इस वजह से इस सिस्टम को हटा दिया गया और एक नया सिस्टम लेके आया जिसको बोला गया ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। इस सिस्टम में दो करेंसी को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या लेके आए, डॉलर लेके आए। मतलब अगर आप लोग दो करेंसी को कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए बेस क्या लोगे, डॉलर। बच्चों पहले वाले में क्या बेस ले रहे थे, गोल्ड, इसमें बेस क्या लेंगे, डॉलर। अच्छा, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ने बोला कि पहले आप लोग बेस क्या लोगे, डॉलर। डॉलर के बाद आप लोग बेस क्या लोगे, गोल्ड। मतलब फिर से बात वहीं पे अटक गई कि अल्टीमेटली आप क्या बोल रहे हो कि बेस क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। अच्छा, इस सिस्टम में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की गई थी। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में बोला गया था कि अगर आप लोग एक्सचेंज रेट में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहते हो तो कर सकते हो, subject to condition that your country will be taking permission from IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक। वहां से अगर आप परमिशन ले रहे हो तो आप लोग एक्सचेंज रेट में थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। सो पहले के जो दो सिस्टम थे वो गोल्ड स्टैंडर्ड थे और ब्रिटेन वुड्स थे, बट दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हमने उस सिस्टम को हटा दिया। अच्छा, अब इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएं तो हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सबसे मेजर एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। सबसे पहले हम लोग जाते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे, थोड़ा रीड करते जाएंगे, ठीक है, और समझते जाएंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में याद रखना दैट द एक्सचेंज रेट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। आपके कंट्री की जो भी सेंट्रल बैंक है वो इस एक्सचेंज रेट को क्या करने वाली है, डिसाइड करने वाली है। मतलब यहां पे करेंसी की डिमांड, करेंसी का सप्लाई, उन सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेजर फोकस कहां पे है, सेंट्रल बैंक के ऊपर, कि सेंट्रल बैंक उस करेंसी के एक्सचेंज रेट को बेसिकली क्या करने वाली है, फिक्स करने वाली है। एक बार रीड करते हैं थोड़ा सा। इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। अपने कंट्री की सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के हिसाब से करेंसी का रेट कौन फिक्स करेगा, आरबीआई फिक्स करेगी। एंड सच अ रेट डज नॉट वेरी विद द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। बच्चों मैंने पहले ही बोला कि डिमांड और सप्लाई का यहां पे कोई रोल नहीं है। यहां पे करेंसी का रेट होल एंड सोल कौन डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रही है। एंड
Under the fixed exchange rate, the country's central bank stands ready to buy and sell the foreign currency at a fixed price in the exchange for domestic currency. An intervention of central bank is in the form of buying and selling of foreign exchange. सेंट्रल बैंक इंटरफेयर कर सकती है, करेंसी को परचेज कर सकती है, करेंसी को सेल कर सकती है। मतलब आप लोग समझो, वो लोग अपने हिसाब से करेंसी को बाय करेंगे, सेल करेंगे और उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट को क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो याद रखना, बाय और सेल करके आप लोग करेंसी को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। एंड in order to ensure that the exchange rate stays fixed, the central bank has to hold the reserves of foreign exchange or foreign currency. अच्छा, अगर आपकी कंट्री ऐसा सोच रही है कि भाई हम लोग करेंसी को परचेस करेंगे, सेल करेंगे, कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन याद रखना उसके लिए भी प्रोविजन है, एक रूल है। आप ये सब चीजें बाय सेल कब कर सकते हो, जब आपकी कंट्री के पास एडिक्वेट रिजर्व्स है। भाई आपकी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है पहले, अगर आप रिजर्व्स मेंटेन करते हो तब जाके आप उस करेंसी को परचेज या फिर सेल कर पाओगे। रिजर्व्स मेंटेन किए बिना करेंसी को परचेज या सेल करना आपके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज आगे पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक बाइज द फॉरेन करेंसी एट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट व्हेन देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, ये लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक बाइज द फॉरेन करेंसी। सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है, फॉरेन करेंसी को बाय कर रही है। अच्छा, कब बाय कर रही है, व्हेन देयर इज एन एक्सेस सप्लाई। मार्केट में जब भी करेंसी का सप्लाई बढ़ेगा ना, आरबीआई उसको पहले ही परचेस कर लेगी कि भाई रेट मेंटेन करके रखना है। क्यों, ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसको खरीदो और उसको कंट्रोल करो। एंड सेल्स व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड। भाई मार्केट में जब बहुत ज्यादा डिमांड है डॉलर की, तो आरबीआई स्पेसिफिकली, सेंट्रल बैंक स्पेसिफिकली करेंसी को सेल करेगी, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम डॉलर को रिलीज नहीं किया, सेल नहीं किया मार्केट में, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, शूट अप हो जाएगा। तो बेटर है कि कंट्री में जैसे ही डिमांड क्रिएट हो, आप थोड़ी बहुत फॉरेन करेंसी को क्या करोगे, रिलीज करोगे। एंड however the fixed exchange rate does not imply that the exchange rate remains absolutely fixed. Depending upon the circumstances and the state of economy, the central bank may revise the exchange rate. अच्छा, अगर सेंट्रल बैंक को लगता है तो वो लोग एक्सचेंज रेट को डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन अलाउड है। मतलब इन शॉर्ट बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ज्यादा कंट्रोल किसका है, सेंट्रल बैंक का है। जबकि दूसरा सिस्टम हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जब दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो याद रखना कि यहां पर ज्यादा कंट्रोल सेंट्रल बैंक का नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का है। फिक्स्ड में आपने क्या पढ़ा था, डिमांड सप्लाई का रोल ही नहीं है। फ्लेक्सिबल में उल्टा है कि रोल किसका है, डिमांड सप्लाई का। सेंट्रल बैंक यहां पे इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। एक बार फ्लेक्सिबल रीड करते हैं। इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, the exchange rate is left to be determined in the foreign exchange market by the forces of demand and supply, and in this system the central bank allows the exchange rate to adjust to equate the demand and supply, and it is also known as floating exchange rate. इसको floating exchange rate बोला गया है क्योंकि जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई चेंज होगा, सामने एक्सचेंज रेट भी क्या होने वाला है, फ्लक्चुएट होने वाला है, चेंज होने वाला है। सो याद रखेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम is also known as floating exchange rate. तो आप उसको फ्लेक्सिबल बोलो या फ्लोटिंग बोलो, कोई भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। एंड द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली द क्लीन फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड और डर्टी फ्लोटिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये क्या है। In a system of clean floating, central bank stands aside completely and allows the exchange rate to be freely determined in the foreign exchange market. The central bank does not intervene in this case. अच्छा, क्लीन फ्लोटिंग, सेंट्रल बैंक पूरी तरीके से एक्सचेंज रेट को अपने आप डिसाइड होने दे रहा है, डिमांड सप्लाई और सब कुछ। और अगर सपोज करो सेंट्रल बैंक ने थोड़ा बहुत इंटरफेयर किया भी है, करेंसी को बाय किया है, सेल किया है, तो उन्होंने सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। किसी भी ट्रेडिंग कंट्री को या किसी सामने वाली कंट्री को हार्म पहुंचाने का इंटेंशन नहीं है, सामने वाली करेंसी को डाउन करने का भी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। सो हम कंप्लीटली डिमांड सप्लाई पे सारी चीजों को छोड़ देते हैं। एंड
Under the managed floating or the dirty floating, central bank intervenes to buy and sell the foreign currency in an attempt to influence the exchange rate. Normally, central bank intervenes only when the exchange rate becomes rather high or low. And most of the countries, including India, these days have flexible or floating exchange rate system. अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं डर्टी फ्लोटिंग में सेंट्रल बैंक इंटरवेन करेगा, सेंट्रल बैंक करेंसी को परचेस करेगा, सेल करेगा, और नॉर्मली है ना डर्टी फ्लोटिंग के टाइम पे ये इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाली कंट्री को हम लोग थोड़ा सा हार्म पहुंचा दें या उनकी करेंसी को हार्म पहुंच जाए अनइंटेंशनली भले, तो इसलिए इसको बोला गया डर्टी फ्लोटिंग। और आज के टाइम में नॉर्मली मैनेज फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है कि जब आरबीआई की हम लोग बात करते हैं तो आरबीआई नॉर्मली एक्सचेंज रेट को डिमांड सप्लाई पे ही छोड़ता है। हाँ, एक्सचेंज रेट में अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा दिख रहा है तो आरबीआई बीच में आके इंटरफेयर करेगा, करेंसी को परचेस सेल करेगा और रेट को शायद तक थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। आज के टाइम में हर कंट्री कहीं ना कहीं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल नहीं, मैनेज फ्लोटिंग को फॉलो करती है। किसको? मैनेज्ड फ्लोटिंग को। मतलब नॉर्मली डिमांड सप्लाई पे सब कुछ रहने दो, और अगर लगता है कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो फिर डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हो? इंटरफेयर कर सकते हो। तो याद रखना, अभी तक आप लोगों ने दो रेट पढ़े। पहले आपने पढ़ा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और बाद में आप लोगों ने पढ़ा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अच्छा, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ चार अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपने सुना होगा, किसी भी चीज की वैल्यू कम हो जाती है। हम लोग बोलते हैं ना एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डीवैल्यूएशन भी यही होता है, किसी भी चीज की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। अच्छा, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन मतलब किसी भी चीज की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अब डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन में और डीवैल्यूएशन में हमने क्या देखा कि वैल्यू क्या हो रही थी? कम। तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड सप्लाई की वजह से उसकी वैल्यू गिरती है, तो क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन। अच्छा, डीवैल्यूएशन, हमारे वहां की गवर्नमेंट, हमारे वहां पे सेंट्रल बैंक अगर इंटेंशनली वैल्यू को कम करे तो आप उसको बोलोगे डीवैल्यूएशन। क्या बोलोगे? डीवैल्यूएशन। एक बार इंडियन गवर्नमेंट पहले इस चीज को फॉलो कर चुकी है, डीवैल्यूएशन को, जहां पे हमने जानबूझकर करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दिया था। शायद आप में से किसी को डाउट हो गया, सर ऐसा क्यों करेंगे? वैल्यू क्यों कम करेंगे हम लोग हमारे करेंसी की? बट बच्चों, अगर वैल्यू कम करोगे करेंसी की तो आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम लोगों ने भी डिवैल्यूएशन इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे, फॉरेन करेंसी बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही डिवैल्यूएशन किया, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगा। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सामने से क्या आएगा मेरे पास? फॉरेन करेंसी। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन दोनों केस में करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। बट डेप्रिसिएशन में डिमांड सप्लाई की वजह से, डिवैल्यूएशन में सेंट्रल बैंक की वजह से। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में। किसमें? एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन का मतलब करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो रीवैल्यूएशन का मतलब भी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट अगेन डिफरेंस रिमेन्स द सेम। एप्रिसिएशन में वैल्यू क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। और रीवैल्यूएशन में वैल्यू क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक। आपकी कंट्री ने इंटेंशनली वैल्यू को इंक्रीज किया है तो आप उसको क्या बोलोगे? रीवैल्यूएशन। तो बच्चों याद रखना, जब आप लोग डिमांड एंड सप्लाई, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की बात करते हो, इट इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब आप लोग डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन की बात करते हो, इट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक। इंटेंशनली वैल्यू को रिड्यूस किया गया था या फिर इंटेंशनली उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया गया था। हम लोग अगर चाहें तो एक बार एक छोटा सा मीनिंग पढ़ सकते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन रिफर्स टू अ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ करेंसी। पता ही हो तो कि डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम हो रही है relative to the currency of other country in the foreign exchange market. If the Indian rupee depreciates against dollar, it means that people pay more rupees for a dollar. अच्छा, इसका मतलब क्या है? सपोज पहले $1 इक्वल टू 75 था,
अब $1 इक्वल टू 80 हो गया है। तो याद रखना 75 से अगर 80 हुआ है तो वैल्यू बढ़ी नहीं है, कम हो गई है। पहले $1 परचेस करने के लिए कितना चाहिए था? 75 रुपीज। अब $1 परचेस करने के लिए मुझे कितना चाहिए? 80 रुपीज चाहिए। मतलब डॉलर महंगा हो गया है, डॉलर की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। और हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। अच्छा रिवर्स, 75 से 70 हो गया, मतलब एप्रिसिएशन। करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले मुझे डॉलर के लिए 75 पे करने पड़ते थे, अब डॉलर के लिए मुझे 70 पे करने पड़ रहे हैं। मतलब मेरी करेंसी, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है और फॉरेन करेंसी मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। तो याद रखना बच्चों कि कब एप्रिसिएशन होता है, कब डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हमने, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन द फ्री मार्केट दैट इज अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आप लोग किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिसाइड करोगे? बहुत सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप लोग करेंसी की डिमांड चेक करोगे, आप लोग करेंसी का सप्लाई चेक करोगे और उसके बेस पे हम लोग एक्सचेंज रेट को क्या करने वाले हैं? डिटरमाइन करने वाले हैं। एक बार पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्रिएट करते हैं। और बेटा याद रखना, अगर डिमांड वाला टॉपिक आपको आता है तो सप्लाई वाला टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है और कुछ नहीं है उसके अंदर। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कौन सा इंसान है जो डिमांड क्रिएट करता है? सबसे पहले बहुत सिंपल है, इंपोर्टर। अगर मैं इंपोर्टर हूं, मैं गुड्स अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे पे करना होगा। पे कौन सी करेंसी में करूंगा? फॉरेन करेंसी में। मतलब वो पे करने के लिए, वो फॉरेन करेंसी पे करने के लिए मैंने इंडिया में पहले किस चीज की डिमांड क्रिएट की है? फॉरेन करेंसी की। तो याद रखना सबसे पहले डॉलर की डिमांड क्रिएट करने वाला कौन होता है? इंपोर्टर, क्योंकि उसे पे करना है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। नेक्स्ट, अच्छा से फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है स्पेक्यूलेटर। मुझे अगर करेंसी खरीद के सेल करनी है, होता है ना जैसे शेयर्स खरीद के बेचते हैं, मैंने सोचा फॉरेन करेंसी अभी रेट कम है, खरीद लेता हूं और बाद में बेच दूंगा। अगर अभी मैं उस करेंसी को परचेस कर रहा हूं, मतलब अभी मैंने उस करेंसी की डिमांड क्रिएट की है, जब बेचूंगा तब मैं उसका क्या क्रिएट करूंगा? सप्लाई क्रिएट करूंगा। अच्छा आप लोगों को यहां बैठे बैठे अगर फॉरेन कंट्री में से फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आपको फॉरेन कंट्री में कोई लोन रीपेमेंट करना है, आप जब लोन रीपे करते हो उस कंट्री को तो कौन सी करेंसी में करोगे? फॉरेन करेंसी में। आप वहां पे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एफडीआई बोलते हैं ना जिस तरीके से, वैसा वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी, अगेन आपके पास क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। अच्छा आप लोग यहां से एज ए इंडियन टूरिस्ट वहां पे घूमने जाते हो, तो भी क्या लेके जाओगे? डॉलर लेके जाओगे ना साथ में। अगेन किस चीज की डिमांड क्रिएट हो रही है? डॉलर की। आप फॉरेन कंट्री में किसी को गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन देना चाहते हो, अगेन फॉरेन करेंसी। मतलब आप देखिए इतने सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन करेंसी की क्या क्रिएट कर रहे हैं? डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो बेटा याद रखना, अगर ये लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो सप्लाई कौन क्रिएट करेगा? एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट। अगर डिमांड में मैंने आपको बोला इंपोर्टर, तो सप्लाई में कौन होगा? एक्सपोर्टर। क्योंकि अगर मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किए तो मुझे पैसा मिलने वाला है। अच्छा कौन सी करेंसी में मिलेगा? फॉरेन करेंसी में। डॉलर मिल रहा है मुझे, मतलब मैंने क्या क्रिएट किया? सप्लाई। अच्छा जब स्पेक्यूलेटर की बात करते हैं, जब मैं खरीद रहा था तो मैंने डिमांड क्रिएट किया, तो जब मैं करेंसी को बेचूंगा तो क्या क्रिएट करूंगा? सप्लाई। अच्छा थर्ड वन, आप लोग ऐसे इंडियन टूरिस्ट अगर घूमने जाते हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉरेन से टूरिस्ट यहां पे आते हो घूमने के लिए, डॉलर लेके आएंगे, सप्लाई क्रिएट होगा। अच्छा आप लोग अगर यहां से फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेस में, सिक्योरिटीज में या प्रॉपर्टी में, तो फॉरेनर्स भी हमारी कंट्री में क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पैसा लेके आ रहे हैं। आप लोग अगर गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन दे सकते हो तो वो लोग भी हमारी कंट्री को गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन दे सकते हैं, अगेन इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो याद रखना आपको एक टॉपिक आना चाहिए डिमांड। अगर आपको डिमांड आ जाता है तो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट टॉपिक कौन सा होगा? सप्लाई होगा। सो याद रखेंगे दो टॉपिक हुए आपके, एक हुआ डिमांड एंड एक हुआ सप्लाई। अच्छा यहां पे हम एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। अब ये डायग्राम क्या है समझते हैं। हम बार बार पढ़ रहे थे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में करेंसी का रेट कैसे डिसाइड होता है? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
अच्छा, डिमांड कर्व आपने हमेशा पढ़ा हुआ है कि डिमांड कर्व हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो याद रखेंगे भाई, डिमांड कर्व हमने बना दिया कैसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। और जब कमोडिटी में डिमांड और सप्लाई डाउनवर्ड अपवर्ड, फॉरेन करेंसी में भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। बट जब हम लोग फॉरेन करेंसी की बात करते हैं तो फॉरेन करेंसी में आप लोग इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट की जगह, वहां पे एक्सचेंज इक्विलिब्रियम प्राइस की जगह पे क्या वर्ड यूज करोगे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। मतलब जहां पे करेंसी की डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होता है, वहां पे आपका जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट को आप लोग क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। मतलब इस रेट पे डॉलर को या तो परचेज किया जाएगा या तो सेल किया जाएगा। So the point where demand and supply of dollar intersects each other, the point where demand and supply of foreign currency intersects each other, that will be our equilibrium exchange rate और equilibrium quantity. That means ये हमारा exchange rate आ जाता है और साथ में हमारी क्या आ जाती है, quantity आ जाती है। अच्छा, आप सपोज करो हम लोग बोलते हैं कि exchange rate बढ़ गया है, exchange rate क्या हो गया, बढ़ गया। चलो exchange rate बढ़ा देते हैं, R0 से R2 ले जाते हैं। अच्छा, डॉलर महंगा हो गया। आप लोग सोच के देखो, अगर डॉलर महंगा हुआ तो क्या आप लोग खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, क्योंकि डिमांड अब उसकी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। तो आप देखो डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। बट अगर डॉलर महंगा हो गया है तो फॉरेन कंट्री तो बेचेगी ना बॉस, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ेगा, वो लोग इंटरेस्टेड अब सेल करने में। तो उस टाइम पे सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो याद रखेंगे, सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड उस टाइम पे क्या है, कम है। ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, इस गैप को आप लोग बोलोगे एक्सेस सप्लाई। क्या बोलोगे आप लोग उसको, एक्सेस सप्लाई बोलेंगे, कि भाई डॉलर का सप्लाई क्या है, ज्यादा है। सेम उसी तरीके से रिवर्स सिचुएशन, से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं, पहले इसे इरेज कर देते हैं एक बार। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि भाई रेट कम हो रहा है, अच्छा एक्सचेंज रेट कम हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। अब आप लोग बताओ, अगर डॉलर सस्ता हो जाता है तो आप लोग परचेस करोगे या नहीं करोगे, ऑब्वियसली करोगे। मतलब डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए डिमांड क्या हो गई, अभी बढ़ गई। अच्छा, लेकिन क्या फॉरेन कंट्री उसे बेचने के लिए तैयार होगी डॉलर को कम प्राइस पे, नहीं होगी। तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे, ऊपर के केस में क्या था, एक्सेस सप्लाई, तो ये वाली सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेस डिमांड। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप, ये दो चीज के बीच में, इसे आप क्या बोलोगे, एक्सेस डिमांड। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेस डिमांड। तो याद रखना, एक होता है एक्सेस सप्लाई, तो एक होता है एक्सेस डिमांड। कभी भी स्टूडेंट्स अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, डिटरमाइन एक्सचेंज रेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो याद रखना एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम बनाना कंपलसरी है। डायग्राम ड्रॉ करोगे ही करोगे, और डायग्राम के अंदर मार्किंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, डिमांड, सप्लाई, एवरीथिंग, हर छोटी चीज की मार्किंग करो। अगर आपने मार्किंग नहीं की है, डेफिनेटली आपके मार्क्स जाएंगे। सो बेटर है कि आप लोग मार्किंग पे ध्यान देंगे। अच्छा, ये तो बात थी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट की। सपोज करते हैं कि एक्सचेंज रेट में अगर चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस किसकी वजह से आ सकते हैं, या तो डिमांड की वजह से या तो सप्लाई की वजह से। अच्छा, एक सिचुएशन ले लेते हैं, ऐसा हम लोग इमेजिन करके देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मली ऐसा होगा कि जब हम लोग सिर्फ डिमांड की बात करते हैं, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पे ये दोनों चीजें इंटरसेक्ट होती है बेटा, वहां पे क्या आता है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। मतलब ये हमारा न्यू एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी। इस रेट पे डॉलर पहले क्या हो रहा था, परचेज या फिर सेल हो रहा था। अच्छा, सपोज आप में से कोई बोले कि सर अगर डिमांड बढ़ गई, इफ द डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट। और आप सबको पता है कि अगर कभी भी डिमांड हो या सप्लाई इंक्रीज होता है ना, तो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होता है। क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो डिमांड बढ़ा दें, अगर राइटवर्ड शिफ्ट कर दे, D1 इस पे शिफ्ट हो जाते हैं, D1 पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसका मतलब आप लोग एक चीज समझो, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ऊपर शिफ्ट हो गया। चलो पहले इरेज करके बता देता हूं, ये मतलब आपका न्यू एक्सचेंज रेट यहां पे आ गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा, पहले एक्सचेंज रेट था E0, अब एक्सचेंज रेट है E1। ये हमारा न्यू एक्सचेंज रेट है। मतलब लॉजिकली आप सोच के देखो कि मार्केट में जब भी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, उसका एक्सचेंज रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा।
होता है ना, नेचुरल है, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां पे डॉलर के साथ हो रहा है कि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसका एक्सचेंज रेट बढ़ गया। अच्छा, आप लोग रिवर्स भी कंसिडर कर सकते हो। सर डिमांड भूल जाते हैं, सप्लाई पे आते हैं। सर अगर सप्लाई बढ़ा तो क्या होगा, तो पहली चीज तो बेटा सप्लाई बढ़ेगा तो भी राइट में शिफ्ट होंगे। अच्छा, तो सप्लाई को अगर राइट में शिफ्ट करते हैं तो यहां पे आ जाएंगे हम लोग, सप्लाई को भी हमारा राइट में शिफ्ट हो गया, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। अच्छा, एक्सचेंज रेट पहले E0 था, अब आ चुका है E2, यहां पे आ चुका है आपका एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट गिर गया है क्योंकि आप समझो फॉरेनर्स डॉलर को सेल करने के लिए तैयार है, बट क्या हम लोग परचेस करने के लिए तैयार है एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, नहीं, हमारी डिमांड तो अभी भी उतनी की उतनी है। अब जब आप लोग ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करोगे, हम खरीद ही नहीं रहे ज्यादा क्वांटिटी, तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। प्राइस कम होगा मतलब एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है कि डिमांड सप्लाई दोनों एक साथ ही पूछेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही सिचुएशन पूछे, मोस्टली यही होगा। सी फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में आ सकता है, डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट व्हेन डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट व्हेन सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, या डिक्रीज भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन। तो याद रखना, अगर इंक्रीज या डिक्रीज है, इंक्रीज है तो डिमांड को या सप्लाई को राइट में शिफ्ट करोगे, और अगर डिक्रीज है तो आप लोग उसे लेफ्ट में शिफ्ट करोगे। आई होप इतना क्लियर होना चाहिए पहले। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखना, हम लोगों ने कौन से टॉपिक जो है टोटल कवर किए हैं। सबसे पहले जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, हमने पहले उसका मीनिंग कवर किया था, फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखा, फिर हम लोगों ने देखा दो अलग अलग तरह के सिस्टम प्रिवेल करते हैं, दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल के बाद आप लोगों ने देखा कि डिमांड कौन क्रिएट करता है और सप्लाई कौन क्रिएट करता है। उसके बाद हम लोगों ने दो डायग्राम कवर किए, एक हमने देखा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और उसके बाद हमने देखा कि अगर डिमांड या सप्लाई किसी में भी चेंज आता है तो सामने क्या इंपैक्ट होगा। क्लियर हो रहा है इतना स्टूडेंट्स? आई होप आप सबको फॉरेन एक्सचेंज रेट का टॉपिक क्लियर हो। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हो, या अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो व्हाट्सएप के थ्रू या कुछ, तो भी आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूंगा, ठीक है? तो पहले ये चैप्टर क्लियर कर लो अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।